ये तो सब जानते हैं कि सूद हराम है जी जी। लेकिन हमने ये मिसकॉन्सेप्शन बड़ी देखी है कि लोगों को सूद की तारीफ ही नहीं मालूम जी। यानी बहुत से मामलात में वो ऐसी चीज़ को सूद कह रहे होते हैं जो दर हकीकत नहीं होती, बिल्कुल ऐसा। और जो सूद होती है उसको सूद नहीं कह रहे होते। इसमें दो चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक डिमांड के अंदर, एक विलिंगनेस टू बाई होती है और एक होती है एबिलिटी टू बाई। सही है। विलिंगनेस टू बाई यानी कि आपका इरादा था किसी चीज़ को खरीदने का ना, लेकिन हम हर चीज़ की जिसको है ना खरीदना चाहें हम खरीद तो सकते नहीं हैं। लोग हमारा इरादा होता है कि भाई है ना बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, एरोप्लेन भी हमारा है ना, प्राइवेट जेट उतरे बंगले के ऊपर। ये विलिंगनेस तो हो सकती है लेकिन डिमांड नहीं हो सकती क्योंकि एबिलिटी नहीं। अब इन्हीं सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और वो बेसिकली आपकी मार्केट प्राइस इन द आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। अब वहाँ पे उन्होंने एक और तरीक़ेकार हमारे माशरे में जो है इस्लामिक बैंकिंग के नाम से सिलसिला शुरू हुआ। वो ये दावा करते हैं कि भाई इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो सूद से पाक है, लेकिन दर हकीकत अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो कौमी हमारा जो बैंक है वो तो उसने कोई अलग से कोई इनके लिए सिस्टम बनाया हुआ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इस्लामिक बैंकिंग क्या वाकई ये इस्लामिक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को अपने होस्ट सैयद मुकर्रम हुसैन की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज एक मरतबा फिर हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज के इस पॉडकास्ट का मौजू सूद और तिजारत है। आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना मास्टर्स इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में IBA से किया है और 9 बेज अकेडमी में दीनी और दुनियावी दोनों तरह के स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जनाब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र। आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। हज़रत सबसे पहले ये बताएं कि ये तो सब जानते हैं कि सूद हराम है, जी जी, लेकिन हमने ये मिसकॉन्सेप्शन बड़ी देखी है कि लोगों को सूद की तारीफ ही नहीं मालूम जी। यानी बहुत से मामलात में वो ऐसी चीज़ को सूद कह रहे होते हैं जो दर हकीकत नहीं होती, बिल्कुल ऐसा। और जो सूद होती है उसको सूद नहीं कह रहे होते। जैसा कि हमने देखा है कि कोई चीज़ अगर इंस्टॉलमेंट पे ली जा रही होती है तो उसको वो एज्यूम करते हैं कि भाई क्योंकि ये अपनी कीमत से ज़्यादा पर ली जा रही है तो फिर ये सूद हो गई। और इसी तरीके से कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास कैश रखो, हम उसको कैशबैक की सूरत में आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे, तो वहाँ पे वो बोलते हैं ये बिल्कुल जायज़ है। तो सबसे पहले सूद की तारीफ बयान कर दें और फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से क्लियर होगा इसकी वजाहत कर दें। इसकी वजाहत के लिए तारीफ़ पहले हम देख लेते हैं इसकी क्या है। तो तारीफ़ उलमा कराम फरमाते हैं कि भाई एक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। एक्सचेंज होता है ना कि मैंने कुछ लिया और आपने कुछ मुझे वापस दे दिया, ये एक्सचेंज हो गया। अच्छा, अब उसके अंदर क्या हो? उसके अंदर ज़्यादती हो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जिसके एवज़ में कुछ ना हो, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पे मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने मुझे 110 रुपये वापस किए। सही, ठीक है। जबकि 100 रुपये वापस करने थे, तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा किए ये ज़्यादती हो गई। ये ज़्यादती हो गई। अच्छा, अब साथ में क्या है कि ये इसकी शर्त लगाई गई है, ठीक है। आपने 10 रुपये गिफ्ट नहीं किए मुझे, मैंने शर्त लगाई थी भाई मैं 100 रुपये अभी दे रहा हूँ, आप 2 दिन बाद मुझे 110 रुपये, ठीक है। सही है, ठीक है। तो ये शर्त हो गई। फिर क्या हो कि भाई यार शरी हो, अब ये कैसे होगी? ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सही। जब भी कोई है ना दो चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जिन्स और कदर। ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिन्स यानी कि टाइप, काइंड, स्पीसीज़, वो दोनों चीज़ों की एक है या नहीं, ठीक है। दूसरा कि कदर यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो एक है या नहीं है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है यहाँ पे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो शरीयत जिसका एतबार करती है वो 2 ही चीज़ें हैं। आया वो वेटेड मेजर्ड होती हैं, सही, जैसे कि गंदम वगैरह, या फिर बाय वॉल्यूम मेजर्ड होती हैं जैसे कि तेल या कोई भी लिक्विड चीज़ होती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें। अच्छा, अब क्या होगा कि जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक जैसी हों, यानी कि किसी चीज़ की टाइप भी एक ही जैसी हो, ठीक है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी दोनों का एक ही हो, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या है? वहाँ पे उलमाए कराम फरमाते हैं कि ज़्यादती जायज़ नहीं है। सही, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, अब ये हालांकि ये होता नहीं है क्योंकि आजकल बार्टर सिस्टम नहीं चलता। सही, आप पैसों के एवज़ चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं कि आपने ना 1 किलो हल्की किस्म वाले चावल, ठीक है, और आपने लेने हैं आधा किलो बासमती चावल भारी किस्म वाले,
तो ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप बताएं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों जिन्स है, जिन्स पाई जाती है, दोनों चावल है, दोनों चावल हो गए, ठीक है, मिकदार दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक है, सेम है, तो लिहाजा फुकाहा कराम फरमाते हैं कि अब आप ज़्यादती नहीं कर सकते, ज़्यादती तलब नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और ये जो ज़्यादती दी जा रही है, जो आपने आधा किलो ज़्यादा दिया, ये रिबा के ज़ुमरे में आएगा। अच्छा, चाहे उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क हो या ना हो, ना, ठीक है, इसका शरीयत के अंदर एतबार नहीं। सही है। अच्छा, अब अगर इन दोनों शर्तों में से कोई एक ना पाई जाए तो फिर क्या होगा कि मिसाल के तौर पे चावल और गंदम हो गया, ठीक है, इसमें क्या नहीं हुआ, एक जिन्स सेम नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे? अब कहते हैं कि अगर जिन्स या कदर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हो या टाइप डिफरेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे? अब ज़्यादती जायज़ है, लेकिन अगर फिर भी एक चीज़ पाई जा रही है, यानी कि जिन्स या कदर में से एक चीज़ नहीं और एक चीज़ है, तो अब ज़्यादती तो जायज़ है, लेकिन कब्ज़ा यानी पोजेशन जो है, फ़ौरन हाथों हाथ लेना, ये अभी भी लाज़िम है, ठीक है, उधार नहीं चलेगा। सही है, समझ। अब इसी तारीफ़ को ले, अच्छा, अगर दोनों चीज़ें ना हो तो फिर क्या करें? फिर उधार भी जायज़ है और ज़्यादती भी जायज़ है। सही। जैसे मिसाल के तौर पे गंदम के एवज़ में आप दूध ले रहे हैं, ठीक है, ना यहाँ पे जिन सेम है, ना मेजरिंग यूनिट सेम है, तो यहाँ पे आपका है ना वो ज़्यादती भी जायज़ है। अगरचे यहाँ पे हम मेजरिंग यूनिट दोनों का सेम रखते हैं, दूध हम किलो के एतबार से ले रहे होते हैं, हकीकतन लिक्विड है, लीटर्स के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। आप मुझे बताएं कि जो दूध वाले के पास आप जाते हैं, वो जो एक मगा रखा होता है जिसमें से वो दूध देता है, ये वॉल्यूम है या वज़न? वॉल्यूम है, बिल्कुल। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग हुआ ना। सही। आप वो गंदम वाले के पास मगा लेके जाएं, बोलें कि भाई इसमें से मुझे दे दो, वो कहेगा दिमाग खराब हो गया। सही है ना, उर्फ के कस्टम्स के हिसाब से ये सब चलता है। अच्छा, अब इसी के तहत फुकाहा है, अब यहाँ पे ना मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं रिबा की, रिबल फضल आती है, रिबल नसी आती है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हुए बगैर जो आम तौर पे कर्ज़े का मामला, जिसके अंदर आम तौर पे लोग शक व शुबहात के अंदर है ना वो मुब्तला हो जाते हैं कि भाई कर्ज़े पे है ना कौन सा बेनिफिट या जो है वो लेना जायज़ है या नहीं। तो फुकाहा कराम फरमाते हैं कि कर्ज़े के ऊपर अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, किसी भी किस्म का, तो वो रिबा है, ठीक है। सही। कर्ज़ा, ठीक है, ट्रेड नहीं, तिजारत का मामला नहीं, कर्ज़े की बात चल रही है। तो इसी तरीके से वो इदारे या वो सर्विसेज जो आपका कैश अपने पास बतौर कर्ज़ रखती हैं और फिर आपको कोई भी बेनिफिट देती हैं, जैसे कैशबैक का बेनिफिट दे देती हैं या किसी भी किस्म के डिस्काउंट वगैरह दे देती हैं, अगर वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं दे रही, ठीक है, सिर्फ कर्ज़ जिनसे लिया है सिर्फ उन्हीं को दे रही हैं, तो फिर यह है ना वो रिबा के ज़ुमरे में आएगा। अब इसी तारीफ़ को हम लेके चलें किस्तों के कारोबार के हिसाब से, कि अब आप बताएं कि किस्तों का कारोबार किस तरीके से होता है। यानी आपने एक चीज़ ले ली और कहा कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका अमाउंट आपको पे करता चला जाऊंगा, लेकिन अब होता ये है कि फॉर सपोज एक चीज़ है 10,000 रुपये की, सही है, अभी मैं उसकी करंट पेमेंट कर दूंगा, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दूंगा, तो वो 10,000 रुपये चार्ज करते हैं मुझसे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि यार मेरे पास अभी 10,000 रुपये तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको ये अमाउंट दे दूंगा, तो वो बोलते हैं अब ये चीज़ 15,000 की हो गई, अब आपने मुझे 15,000 रुपये देना है, तो क्या यहाँ पे ज्यादती नहीं हो रही? अब यहाँ पे अगर अब देखें ना, अब आपकी चीज़ है, आप मुझे बताएं, आप उसको 10,000 में बेचें, 1 लाख में बेचें, 2 करोड़ में बेचें, आपकी मर्ज़ी है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। सामने वाले का इख्तियार, आपने ज़बरदस्ती तो नहीं की, नहीं, कि भाई है ना आपने लेनी है 2 करोड़ में ही लेनी है, पैसे दो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, अब ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन आप जितना प्रॉफिट रखें ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ठीक है। अब मसला ये है कि अब वो कहते हैं कि भाई प्राइस का डिफरेंस जो हो गया इंस्टॉलमेंट पे लेने में और कैश देने में, दोनों में फ़र्क आता है, तो ये सूद में चला जाएगा क्योंकि आना ज़्यादा दे रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई जब मैं 10,000 की चीज़ बेचूं, ठीक है, या मैं 15,000 की बेचूं, तब जायज़ था, बिल्कुल जायज़, ठीक है, मैं 15,000 की बेचता तब भी जायज़ था। सही है। अब मैंने किया ये कि सामने वाले की आसानी के लिए मैंने इंस्टॉलमेंट कर दी 15,000 वाली पेमेंट पे, तो इसमें क्या गलत की? नहीं, अब लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये तो मेरी मजबूरी है ना, मैं पेमेंट नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट, तो अब वो मेरे लिए 15,000 की बना देते हैं उस चीज़ को, जबकि है वो 10,000 की। अब इसी तारीफ़ के ऊपर आ जाए ना जो हमने अभी सारी, तो क्या यहाँ मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा? अब यहाँ पे देखें, पहले एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन वो चीज़ जो आप ख़रीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल के आम तौर पे ये इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं ना,
मोटरसाइकिल है ना आपने ली, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है, दोनों की टाइप अलग है, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना ये वज़न के हिसाब से मोटरसाइकिल देखने से रही, और ना वज़न के हिसाब से आप ये भाई इतनी बोरी है ना पैसे ले जाओ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना, वज़न है ना वॉल्यूम है, दोनों चीज़ें नहीं पाई जा रही, तो उधार भी जायज़ है, ज़्यादती भी जायज़ है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब ये कमेंसमेंट या एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब उस वक्त आप मोटरसाइकिल मुझे 50 की बेचें, 60 की बेचें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ठीक है। उस वक्त मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किस्तों में आपसे ले सकता हूँ, आपने कहा ठीक है ले लो, तो आपने कहा कि भाई किस्तों में 60 की पड़ेगी, सही, ठीक है, आपकी मर्ज़ी थी, आप कैश पे भी मुझे 60 की बेचते, ठीक है, ठीक है, और उसमें आपने आया ना मुझे 60 इंस्टॉलमेंट में आपने 10,000 ज़्यादा बढ़ा दिए, कहा कि भाई 60 की ले जाएं, सही, तो ये तारीफ़ के अंदर आ रही है, ये ज़्यादती तो इस तारीफ़ के तहत नहीं आ रही ना, सही, तो हराम नहीं है, सही है। अब वो कहते हैं कि भाई जुल्म किया लोगों पर, बिल्कुल, ठीक है, लोग ये कहते हैं भाई जुल्म किया कि बड़ा महंगा भेजो, भाई आपको किसी ने मजबूर किया था, नहीं लेते, सही, सही है, वो उसकी मर्जी है, उसने आया ना बेच, अगर आप नहीं लेते तो दूसरा ग्राहक लेता, बिल्कुल ऐसे ही। अगर अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, अब ऐसा तो नहीं ना कि आप मिसाल के तौर पे एक कोई चीज़ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट वैल्यू 50,000 है, उसको आप 2 लाख पे बेचेंगे तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस वो खुद ही इक्विलिब्रियम पे आके एक है ना मार्केट प्राइस सेट कर देती हैं। सही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ये कहना कि भाई जुल्म कर रहे हैं, भाई आपको किसी ने मजबूर थोड़ी किया, आप किसी और बंदे के पास चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, ज़बरदस्त। तो अच्छा, इसमें ये बताएं कि हम कहते हैं कि सूद तो हराम है, लेकिन वहीं पे हम तिजारत को कहते हैं कि बिल्कुल इसको किया जा सकता है, तो इन दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है? अब बुनियादी फ़र्क तो बिल्कुल वाज़े हो गया कि सूद की हमने तारीफ़ कर दी। तिजारत क्या चीज़ होती है? ख़रीदो फ़रोख्त होती है। जिस ख़रीदो फ़रोख्त में सूद की तारीफ़ सादिक ना है वो तिजारत हो गई। सही। अब हम थोड़ा इकनॉमिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि भाई इसका इफ़ेक्ट क्या आता है इकनॉमिकली, सही है? तो इससे थोड़ी सी इससे पता क्या चलेगा? इससे पता चलेगा कि रिबा को हराम करने की जो हिकमतें हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब रिबा हराम किया, और सिर्फ हराम नहीं किया, कुरान पाक में आया फ़अज़िनु बिहर्बिम मिनल्लाह, अल्लाह से जंग, अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। सही, बहुत बड़ा हुक्म है। बिल्कुल ऐसे। कोई जंग कर सकता है अल्लाह रसूल? अल्लाह ना करे, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जब इतना बड़ा हुक्म, तो इसका मतलब हो कि तबाही भी इतनी है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं। डिमांड कहते हैं कि विलिंगनेस, इसमें दो चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक डिमांड के अंदर, एक विलिंगनेस टू बाई होती है और एक होती है एबिलिटी टू बाई। सही है? विलिंगनेस टू बाई यानी कि आपका इरादा था किसी चीज़ को ख़रीदने का ना, लेकिन हम हर चीज़ की जिसको है ना ख़रीदना चाहें हम ख़रीद तो सकते नहीं हैं। लोग हमारा इरादा होता है कि भाई है ना बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, एरोप्लेन भी हमारा है ना, प्राइवेट जेट उतरे बंगले के ऊपर। ये विलिंगनेस तो हो सकती है, लेकिन डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि एबिलिटी नहीं। एबिलिटी कहाँ से आती है? आपकी डिस्पोजेबल इनकम से, सही? बिल्कुल। जो आपके पास आपकी आमदनी है, अब आपकी आमदनी है 100 रुपये और आप सपने देखो करोड़ों के, तो ये तो वही बात हो गई तो कान पकड़ोगे तो ये है। अब डिमांड इन दो चीज़ों से होती है। विलिंगनेस अभी हम उससे बात नहीं करते, क्योंकि ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई विलिंगनेस को कैसे टारगेट किया जाता है। सही। एबिलिटी टू बाई जो है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम से आती है। सही। जो टैक्स वगैरह सारे डिडक्शंस होने के बाद जो आपके पास पैसे बच जाते हैं, उससे आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है। अब 100 रुपये के आपकी आमदनी और आप 1 लाख की कोई चीज़ खरीदना चाहें तो ये फिर बेवकूफ़ी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ख़रीद नहीं सकते। अच्छा, अब एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय से एक डिमांड बनती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ सप्लाई होती है। ठीक है, जो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, एक प्राइस होती है उसकी। सही। ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन के हवाले से जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स बनाने वाला है, वो मार्केट के अंदर उसकी कितनी मिकदार है ना, वो पेश करना चाहता है एक मखसूस प्राइस के ऊपर। ठीक है। लोग तो चाहेंगे कि मेरी एक जो 100 रुपये की चीज़ है वो 1 लाख में बिके। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो वो मार्केट की अब इन्हीं सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली आपकी मार्केट प्राइस इन द आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। सही है। ठीक है, अब जो ये इंटरेस्ट का निज़ाम है और ये जो लेंडिंग और बोरोइंग का सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये आपकी एबिलिटी टू बाय को हिट करता है। सही। ठीक है,
आपके पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए थे, ठीक है, बैंक से आपने 50,000 और ले लिए, ठीक है, किस बेसिस पे लिए उसको हम फिलहाल थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। तो अब आपके पास कितने पैसे हो गए? 1,50,000। ठीक है, पहले आप 1 लाख की शॉपिंग कर सकते थे, अब आप 1.5 लाख कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा, डिमांड का कर्व ना शिफ्ट होता है। सही। जब शिफ्ट होता है तो फिर अब जो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था मार्केट का वो बढ़ेगा। सही। सही है। अब ये एक प्रोडक्ट, हमने एक बंदे और एक प्रोडक्ट की बात की, अब इसको अगर पूरी एक कंट्री वाइड ले जाएं, मैक्रो के लेवल पे ले जाएं, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सही। ठीक है, उसका कर्व शिफ्ट होगा। जब कर्व शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। सही। सही, ये एक बुनियादी वजह है। इन्फ्लेशन और महंगाई, सब महंगाई करते हैं, तो एक इसकी वजह ये है। सही। अच्छा, इसी में अब हम एक बात करें कि अब एक एबिलिटी टू बाई थी ना, अब एक नेचुरल थी आपके पास, आपकी एक डिस्पोजेबल इनकम थी आपके पास थे ना, वो नहीं कहते कि भाई जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अब आपने ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम से वो चादर खींच के बड़ी कर दी, होनी नहीं थी, खींच के बड़ी कर। अब किसी भी है ना इलास्टिक चीज़ को आप खींचेंगे तो वापस जाएगा, वापस जाना। और ये हुआ 2007 और 8 का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस जो हुआ, अगर आपने सुना हो उसके बारे में, जो पूरी दुनिया में आया और बहुत से लोगों का कारोबार ठप हो गया, बहुत से बड़ी बैंकें जो है ना वो हिल गई, बहुत सी बड़ी कंपनीज वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था ना। तो वो किस वजह से हुआ था? इसी वजह से हुआ था। वो चला अमेरिका से था और पूरी दुनिया में उसका असर फैल गया। हुआ क्या था, अब पूरे वजाहत यानी टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर बस इतना बताऊं कि भाई हुआ ये कि लोगों को कर्जे दिए अमेरिका के अंदर कि आप घर खरीद लें, ठीक है। फिर लोगों को हर किस्म के लोगों को कर्जे मिलना शुरू हो गए, तो क्या हुआ, यही एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। जब बढ़ गई तो इन्फ्लेशन हुई, घर की प्राइसेस बढ़ गई। एक घर जो कि करोड़ का बिकना चाहिए था वो 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का बिकने लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पहले एबिलिटी नहीं थी लोगों के पास तो वो 1 करोड़ में ले रहे थे। सही। जिनको लेना था और जिनके पास वसअत थी। अब वो सबके पास एबिलिटी आ गई तो सप्लायर भी अपनी प्राइस बढ़ाएगा। बिल्कुल। अब बढ़ाया तो फिर वो 5 करोड़ 10 करोड़ और वो आर्टिफिशियली है ना वो इन्फ्लेट हो गया। अच्छा, फिर जब उनमें से लोगों ने अपनी पेमेंट्स जो है डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दी, सही, तो सारा निज़ाम, एक डोमिनो इफेक्ट कहते हैं ना कि एक डोमिनो गिरा हो तो पूरी चेन गिर जाती है, बस यही हुआ। सही, कि ये डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गए तो इसके पीछे जो बैंक्स थे वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर गए। उन बैंक के पीछे जिन्होंने बॉन्ड्स बनाए हुए थे इन्हीं कर्ज़ों को लेके वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर गए। फिर करते करते ये पूरा एक अच्छी खासी है ना तबाही मची पूरी दुनिया के अंदर। तो ये भी है ना एक रिबा और इंटरेस्ट की जो ट्रांजैक्शन है ये इसकी तबाही का एक ज़रिया यानी कि वो मंजर है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी अगर हम बात करें तो हम एक बात करते हैं आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। ठीक है, कि कहते हैं ना कि भाई तमाम लोग अगरचे बराबर तो नहीं लेकिन ऐसा तो हो ना कि गरीब के पास भी कुछ हो। बिल्कुल। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई मुसावात का दर्स जब इस्लाम देता है तो कुछ ना कुछ हो ना गरीब के पास, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। अब होता क्या, आपको क्या लगता है, मुझे या आपको बगैर किसी कोलैटरल के बैंक कर्जा देगा? नहीं। कर्जा किसको मिलेगा? इलॉन मस्क जैसा बंदा जाए या इमरान खान जैसा बंदा जाए, बिल्कुल ऐसे ही उनको बिल्कुल मिलेगा। तो इससे होता क्या है, इससे ना वेल्थियर जो हैं यानी कि जो अमीर हैं वो अमीर तर होते हैं और जो गरीब है वो गरीब तर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये भी इस एक कह सकते हैं कि इस निज़ाम और इस तरीके के जो फिनोमेनन के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूट करने वाला ये एक इंटरेस्ट सिस्टम भी इसकी एक वजह है। दीगर एस्पेक्ट्स भी हैं बस, लेकिन ये भी वजह है कि जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये जितनी भी फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस आई वर्ल्ड वाइड, ये इसमें एक मेजर फैक्टर सूद का था। अब सूद प्रोवाइड कौन कर रहा था? बैंक्स कर रहे थे। अब वहाँ पे उन्होंने एक और तरीक़ेकार हमारे माशरे में जो है इस्लामिक बैंकिंग के नाम से सिलसिला शुरू हुआ। वो ये दावा करते हैं कि भाई इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो सूद से पाक है, लेकिन दर हकीकत अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो कौमी हमारा जो बैंक है वो तो उसने कोई अलग से कोई इनके लिए सिस्टम बनाया हुआ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इस्लामिक बैंकिंग क्या वाकई ये इस्लामिक है? अब ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि भाई इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम बदल दिए हैं, प्रोडक्ट्स की चीज़ें वही हैं। सही, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा जाए बगैर लेकिन थोड़ी सी एक मैं एग्जांपल दूं कि एक किसी हलाल जानवर को, जैसे बकरा हो गया, उसको आपने ज़िबा किया बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, जानबूझ के बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े ज़िबा कर दिया। ठीक है,
वो हलाल है क्या हराम है? अब हराम हो गया। ठीक है, अब उसी को आपने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए है ना, वो जो सारे शराइत वगैरह उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने ज़िबा किया, वो हलाल है हराम है? अब हलाल है। मसला क्या हुआ, आप एक में आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, एक में नहीं पड़ी। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो जानवर हराम से हलाल हो गया। हलाल हो गया, ठीक है ना? सही है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों के अंदर शरीयत ने ना हर चीज़ का एक सिस्टम और एक रूल्स वगैरह रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते कि भाई इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हम नहीं, लेकिन ऐसा है कि कभी कभार प्रोसेस को बहुत सी चीज़ों में देखना पड़ता है, ठीक है? तो इस्लामिक फाइनेंस जो चल रहा है, अगरचे उनका एंड प्रोडक्ट यही होता है कि भाई आपकी फैसिलिटेशन हो जाती है कि भाई आपने कोई मशीन ख़रीदनी थी तो उसकी है ना वो आपके पास मशीन आ जाती है, सही, ठीक है? लेकिन वो जो प्रोसेस उन्होंने लिया वो कर्ज़ वाला नहीं था, वो शायद मुराबाह का हो, बै का हो, या फिर किसी इजारे का हो, या किसी XYZ जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके। अब रहा जो आपने बात की कि सेंट्रल बैंक का, कि उसने कोई अलग निज़ाम नहीं दिया, उसने कोई अलग विंडो नहीं दी, उसने कोई वो, तो ऐसा नहीं, उनका अलग से एक डिपार्टमेंट है। सही। लेकिन रहना तो एक ही बैंक नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल निज़ाम जो पूरा उसने संभालना है वो एक ही सेंट्रल बैंक ने संभालना। सही है। वो सेंट्रल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक है? अब उसने इस्लामिक बैंक्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट रखा। उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, उनको जो गवर्न करने का तरीका है वो अलग है। उन्होंने रूल्स निकाले, जैसे शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, पूल मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, इसी तरीके से दीगर प्रोडक्ट्स की गाइडलाइंस हैं, इंटरनल शरिया ऑडिट के हवाले से जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस निकाली हों। यानी कि कहने का मकसद ये कि उनको वो बिल्कुल अलग से लेके यानी एक अलग डिपार्टमेंट है जो इन तमाम मामलात को डील कर रहा है, और जो जिस तरीके से वो डील कर रहा है वो भी अलग है, ठीक है? ठीक है। उनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए भी उसने अलग प्रोडक्ट्स निकाले हैं। सही। तो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो दोनों सेम है। अच्छा, जैसे ये सूद से बचने के लिए इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अभी भी हम अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें सूद की इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि जिससे हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सूद से बच सकें? वर्ल्ड वाइड तो हम पहले कंट्री तक की पहले कर लें, हम बिल्कुल को सुधार लें दूसरों की बात करें पहले। अच्छा, अब इस्लामिक बैंकिंग भी हमारे ये लोगों ने ही इंट्रोड्यूस करवाई ना, और उसी को लेके चले। अच्छा, अब यहाँ पे ना इकोनॉमिक्स की दो अप्रोचेज़ होती हैं। वो कहते हैं, एक तो रेडिकल होते हैं, वो कहते हैं कि भाई पूरा निज़ाम रातों रात बदल दो। वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में करने की कोशिश की तो क्या हुआ, अगले दिन है ना कागज़ों पे नाम और कर दिया, लेकिन रहा तो वही सूदी कारोबार, बिल्कुल, ठीक है? अब ये ग्रेजुअली जो निज़ाम चला, इस्लामिक बैंकिंग का पैरेलल निज़ाम चला, उससे है ना हमारे पास बहुत से ऑल्टरनेट्स आए, ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर आए, इम्प्लीमेंटेशन के। तो अब हमारे पास एक पूरा मॉडल है कि जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, सिर्फ थियरी में नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, ठीक है? तो जब इम्प्लीमेंटेड एक सिस्टम आ गया है तो अब गवर्नमेंट को चाहिए क्या है ना, अब उसको अडॉप्ट कर ले हर उसके अंदर, ठीक है ना? तो जैसे फेडरल शरिया कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है जो आपने शायद पढ़ा होगा, उसके हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से, कि वो इंटरेस्ट के कारोबार को और जो इस्लामाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है वो है ना, कोर्ट ने कहा है कि भाई आप ये सारा जो सूदी निज़ाम है इसको सारा बंद करें। सही, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास मॉडल भी है, अब हमने करना है इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो सारा हमारे पास निज़ाम मौजूद है, सारे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे लेके चलना है और फिस्कल पॉलिसी को बगैर सूद के कैसे लेके चलना है, हमारे पास सब है। तो सिर्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं एज इंडिविजुअल्स, हम है ना सूदी कारोबार से बचें, ठीक है? हम है ना ऐसे लेन देन के अंदर से बचें कि जिसके अंदर, जैसे क्या है ना, अब एक आम तौर पे जैसे ये कैशबैक की अभी सब बातें हो चुकी, ठीक है? इसी तरीके से सराफा बाज़ार के अंदर जो सोन की लेन देन होती है बगैर, है ना, यानी कि सोन के बदले सोन लिया जाता है, सोना, और उसके अंदर ज़्यादती भी दी जाती है बगैर किसी एवज़ के। तो इसमें बेहतर ये है कि आप है ना वो, जैसे मिसाल के तौर पे पैसों के बदले है ना बेच दें अपना सोने का सेट, और दूसरा सेट है ना आप उन्हीं पैसों से ले लें। तो इस तरीके करके छोटे छोटे स्टेप्स करके आप इंडिविजुअली बच सकते हैं, और गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो अफसरान हैं जो वहाँ पे साहिब इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर हर फर्द ये सोच ले कि मैंने इस सूद के सिस्टम से बचना है, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह दुनिया भर में कम से कम मुसलमान ही सूद से बच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, एक शख्स है कि जिसने सूद से कारोबार भी किया, अपनी जायदाद भी बना ली, गाड़ी बंगला हर चीज़ उसके पास मौजूद है। अब उसको एहसास हुआ कि भाई ये तो मैंने सारा कुछ सूद से बनाया और इसकी तो सख्त वईद है,
तो अब क्या वो सारी चीज़ें बेच बाच के सब कुछ ख़त्म करके तौबा करे, या तौबा सिर्फ तौबा कर ले, सब कुछ अपने पास रख के, इसकी क्या क्या कंडीशंस निकलती हैं? अल्लाह तबारक व तआला ना सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसे शख्स के जिसने है ना सूदी कारोबार किया और उसकी आमदनी सूद से हुई और फिर उसने जायदाद वगैरह बना ली, तो पहले तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे और फिर के और इस बात का है ना अज़्म मुसम्मम करे कि भाई वो फिर इस तरीके से नहीं करेगा। सही। अच्छा, अब रहा वो जो जायदाद वगैरह बनाई थी, तो मामला ये है कि जो सूदी इनकम से बनाई थी, तो अब मसला ये है कि अब उसने लौटानी तो है। अगर इंडिविजुअली किसी से लिया था तो इंडिविजुअल्स को लौटानी है, और अगर इंडिविजुअल से नहीं लिया था, किसी इदारे से लिया था, अगर पॉसिबल है तो उस इदारे को लौटाए। अगर पॉसिबल नहीं है किसी वजह से कि नहीं पता कि किस शख्स से सूद लिया था, या याद नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, या किसी इदारे को जो वापस जमा कराना भी मुमकिन नहीं है, सही। तो अब क्या करें कि भाई वो सदका करे। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि वो आया ना अपने सारा घर सामान कपड़े वपड़े सभी बेच दे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो आजमाइश के अंदर आ जाए। सही। यानी अगर वो सारी चीज़ें बेच बाच के रोड पे आ जाएगा तो वो एक आजमाइश वाला मामला हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें रखे जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उसके पास हैं, और उसके अलावा वो चीज़ें हैं ना वो ग्रेजुअली, यानी कि वो सारी बेच के वो अपना है ना वो जो सूदी जो उसने इनकम ली थी वो सारी सदका कर दे। सही। ठीक है, इस नीयत से कि मैं अल्लाह के राह में जो तौबा है, जो मैं ना अल्लाह के हुजूर तौबा कर रहा हूँ, ये तो मैंने मुख्तसरन बयान किया। सही। अब जाहिर सी बात है, हर एक इंडिविजुअल केस है, उसका है ना अपना मामलात होते हैं, उसकी खुद की डिटेल्स होती हैं, तो हर बंदा है ना अपने हिसाब से वो चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस वगैरह कर रहा होता है। तो ऐसा शख्स जिसको तौबा करनी है और ये सारे मामलात उसने पता करने हैं कि मैं अपने मखसूस पर्टिकुलर केस के अंदर कि किस तरीके से सारे है ना एसेट्स वगैरह को क्या करूं और क्या वैल्यूएशन वगैरह होगी, तो वो है ना दारुल इफ्ता में जाके किसी मुस्तनद सहीहुल अकीदा मुफ्ती साहिब मददुल्लाह अली के पास जाएं और उनसे है ना वो रब्ता करें और उनसे तफसील। हर पर्टिकुलर केस का एक अलग मसला होगा, उसी के मुताबिक उसको सजेस्ट किया जाएगा कि भाई अब क्या करूं। तो इसके लिए सहीहुल अकीदा सहीहुल अकीदा मुफ्ती के पास चले जाएं या किसी दारुल इफ्ता में रब्ता करें, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड कर सकें। अच्छा अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बड़े मुख्तसर और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आसान करके समझाया। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो काइंडली हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी जिनका हम भला चाहते हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकें। आपके साथ मुलाकात होगी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।